एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। हम लोग इस सेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी संधव सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि इसके पूर्व हम लोग संधव सभ्यता के ओरिजिन यानी उद्भव, उसका जाग्राफिकल एरिया यानी विस्तार और उसके प्रमुख स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है, यह हम लोग देख लिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग उन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो संदर्भ सभ्यता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं या इसकी विशेषता है, मुख्य विशेषता, उनको हम लोग टू दी पॉइंट देखते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं या पूछे जाते हैं। ओके, तो विशेषता में हम लोग देखते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता था अथवा संदर्भ सभ्यता, यह पहली विशेषता इसकी है कि यह नगरीय सभ्यता थी। ओके, यह नगरीय सभ्यता थी, यानी नगरीय सभ्यता से तात्पर्य यह अपने विकसित रूप में मिली है या विकसित स्वरूप में मिला है। ओके, और इसलिए और जहां पर जैसे कृषि प्रधान जो क्षेत्र होता है, एग्रीकल्चर जो लैंड अधिक होता है, या कृषि प्रधान जो क्षेत्र होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि रूरल एरिया जहां पर होती है, वहां पर हम लोग कम विकसित उसे मानते हैं, यानी विकास की प्रारंभिक अवस्था उसे मानते हैं। लेकिन संदर्भ सभ्यता में कृषि यानी एग्रीकल्चर के भी साक्ष्य मिले हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन कृषि के साथ साथ नगर जो है विकसित रूप में मिले हैं, यानी ग्रामीण बस्तियों के कंपैरिजन में जो नगर मिले हैं वह काफी विकसित मिले हैं। इसलिए इससे यह अनुमान लगता है या ज्ञात होता है कि संदर्भ सभ्यता अपने विकसित रूप में थी, इसलिए वह नगरीय सभ्यता कही जाती है। ओके, तो पहला पॉइंट है कि संदर्भ सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लगभग सभी स्थलों से दो टीले का साक्ष्य मिला है। ओके, यानी एक को कहते हैं नगर टीला और दूसरे को कहते हैं दुर्ग टीला। दुर्ग को इंग्लिश में सिटाडेल भी कहते हैं और इसे लोअर सिटी के नाम से भी जाना जाता है या निचला नगर के नाम से भी इसे कहा जाता है। ओके, निचला नगर के नाम से। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संदर्भ सभ्यता के जो स्थल थे दो भागों में डिवाइड थे। ओके, दो भागों में, एक नगर टीला और दूसरा दुर्ग टीला। नगर जो टीला था वह ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में स्थित था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और दुर्ग जो था पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट दिशा में स्थित था। ओके, तो दुर्ग और नगर दो भागों में डिवाइड हमें दिखाई पड़ता है। नगर पूर्व दिशा में स्थित था और दुर्ग पश्चिम दिशा में स्थित था। नगर में जन सामान्य लोग निवास करते थे यानी कॉमन पीपुल। ओके, और दुर्ग में जो है कोई विशेष पर्सन या व्यक्ति निवास करता था, जो इन संत सभ्यता के रूल रेगुलेशन या आप कह सकते हैं कि इसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक स्थल पर लगभग दो टीले पाए गए, नगर टीला, दुर्ग टीला। नगर टीला पूर्व दिशा में स्थित था, दुर्ग टीला पश्चिम दिशा में था। ओके, लेकिन एक अपवाद भी हमें दिखाई पड़ता है। अपवाद हर जगह आपको देखने को मिलेगा, वह है धौलावीरा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि धौलावीरा यहाँ पर टीला का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए कर लिया जा रहा है। धौलावीरा एक साइट है, वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर तीन टीले का साक्ष्य मिला है। ओके, यहाँ पर धौलावीरा जो साइट था, धौलावीरा साइट डिवाइड इनटू थ्री पार्ट, यानी यहाँ पर तीन टीले दिखाई पड़ते हैं या तीन भाग में डिवाइड था। दो पूर्व में नगर, अब देखिए यहाँ पर भी पूर्व में नगर ही था, सिस्टम वही था जो नगर बसाने का था, पूर्व दिशा में नगर, इसके बाद पश्चिम में दुर्ग था पश्चिम दिशा में। लेकिन यहाँ पर एक जो मिडिल टाउन था मध्य नगर के भी नाम से जाना गया है। तो यहाँ पर तीन टीला था, दो नगर के रूप में था, एक दुर्ग के रूप में था। तो यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संदर्भ सभ्यता का कौन से सा स्थल है या कौन सा स्थल था जहां पर तीन टीले का साक्ष्य मिला है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अन्य जगह लगभग दो ही टीले का एविडेंस साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। ओके, लेकिन जो
नियम था, सिस्टम था बसाए जाने का, वह यही था कि पूर्व दिशा में नगर था और पश्चिम दिशा में दुर्ग था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अगले पॉइंट पर हम आ जाते हैं। अगला पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा साइट है, स्थल है, यहाँ से क्या क्या मिला है। तो यहाँ से अन्नागार मिला है और ग्रेनरीज जिसे कहते हैं, और श्रमिक आवास मिला है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यानी लेबर हाउस का भी साक्ष्य मिला है, यहाँ से लेबर हाउस प्राप्त हुआ है, अन्नागार मिला है और अनाज कूटने के चबूतरे मिले हैं। तो यह 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अन्नागार का साक्ष्य मिला, अन्नागार मिला, श्रमिक आवास मिला, अनाज कूटने के चबूतरे मिले। ओके, इसके बाद अगला जो साइट है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार मिला है। और इसके बाद सभा भवन का साक्ष्य मिला है, सभा भवन यानी मीटिंग हॉल का साक्ष्य मिला है। इसके बाद बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार से तात्पर्य है ग्रेट बाथ। ओके, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपसे पूछा जाता है। ग्रेट बाथ का साक्ष्य मिला, मीटिंग हॉल सभा भवन का साक्ष्य मिला या सभा भवन मिला है, अन्नागार मिला है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि यहाँ से पाशुपत शिव की प्रतिमा मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सील पर यानी मुहर पर एक गॉड की जो प्रतिमा मिली है, जिसे लॉर्ड शिवा कहा जाता है या फिर पाशुपति शिव कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पाशुपत शिव का चित्र अंकित है एक सील पर, मुहर पर, और जो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस मुहर पर कुछ वाइल्ड एनिमल के चित्र बने हुए हैं। वह वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर है, व्याघ्र है, हाथी है, गैंडा है और भैंसा है। ओके, और पैर के पास डियर यानी हिरण है। तो इन जंगली जानवरों का एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और दाहिने तरफ राइट हैंड व्याघ्र हाथी का चित्र अंकित है, और जो बाएं तरफ है लेफ्ट हैंड वह गैंडा और भैंसा है, और पाद यानी पैर के पास क्या है, हिरण का चित्र अंकित है। और यह योगी रूप में यानी मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और इनके सिर पर यानी फोरहेड पर 3 लिपियों का जो अक्षर अंकित है, लेकिन अभी तक यह पढ़ा नहीं गया है। संदर्भ सभ्यता की हम लोग लिपि पर डिस्कस करेंगे। इस संदर्भ सभ्यता से जो लिपियां हमें पाई गई हैं, मिली हैं, वह अभी तक उसका वाचन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सका है, यानी रीडिंग अभी नहीं की गई। ओके, तो क्या लिखा गया है अभी तक यह पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पाशुपत शिव की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है। इसी आधार पर यह पता लगता है, आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैव संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अथवा हड़प्पन सिविलाइजेशन संदर्भ सभ्यता में पहली बार शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं सनातन धर्म हिंदू में या हिंदू धर्म में 2 ब्रांच हमें दिखाई पड़ते हैं धर्म में, मुख्य रूप से शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय उसे कहा जाता है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है, इनके अनुयायी होते हैं। और वैष्णव धर्मावलंबी जिसे कहते हैं, वैष्णव संप्रदाय उसे कहते हैं जिसमें भागवत, वासुदेव अथवा भगवान कृष्ण की पूजा या विष्णु के समर्थक। ओके, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें भगवान विष्णु के समर्थक या भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वासुदेव कृष्ण की पूजा की जाती है, और यहाँ पर जो शैव संप्रदाय है उसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो अगर इन दोनों संप्रदायों में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन कौन है, तो वह शैव संप्रदाय है। क्यों? क्योंकि वैष्णव धर्म के बारे में एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी संदर्भ सभ्यता में नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हमेशा पूछा जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो से कांसे की यानी ब्रांज की कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिली है, यानी डांसिंग गर्ल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह 14 सेंटीमीटर कांसे की मूर्ति नृत्यरत है, यानी डांसिंग गर्ल का एविडेंस पाया गया है, यानी मूर्ति मिली है वह ब्रांज की यानी कांसे की निर्मित है। इसीलिए संदर्भ सभ्यता में, अच्छा, संदर्भ सभ्यता में जो कांसे की वस्तुएं हैं वह अधिक मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं, खिलौने भी मिले हैं। ओके, इसीलिए इसे संदर्भ सभ्यता को कांस्य कालीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट
ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां से पुरोहित आवास का भी साक्ष्य मिला है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहां से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास का भी साक्ष्य मिला है और पुरोहित आवास का जो हमें एविडेंस प्राप्त हुआ है, साक्ष्य मिला है, वह ग्रेट बाथ यानी बृहद स्नानागार के पास मिला है। ओके, और यहाँ पर अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट यह है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला अथवा इविल ऑफ माउंट, भूत प्रेतों के टीला के भी नाम से जाना जाता है। ओके, और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से हमें कब्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी समाधान की विधियां हमें नहीं प्राप्त हुई हैं, यानी अपितु यहाँ से सबसे अधिक नर कंकाल पाए गए हैं, यानी मानव कंकाल पाए गए हैं, तो 42 यानी लगभग 42 नर कंकाल यहाँ से पाए गए हैं। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं, अगले साइट पर चान्हुदड़ो को हम लोग देख लेते हैं। तो चान्हुदड़ो भी इंपॉर्टेंट साइट है। चान्हुदड़ो को आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संदर्भ सभ्यता का कौन सा स्थल जो औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता था, तो वह चान्हुदड़ो था। क्यों था? क्योंकि चान्हुदड़ो में फैक्ट्री के साक्ष्य मिले हैं, यानी कारखाने का साक्ष्य मिला है, कारखाने का साक्ष्य मिला है, और किस किस चीज का कारखाना था, यानी कारखाने में कौन सी वस्तु निर्मित होती थी, यह भी इंपॉर्टेंसी है। तो मनके बनाया जाता था, यानी बीड्स, तो मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर मिला है, कहाँ पर, चान्हुदड़ो, और यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान देश में चला गया है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। और यहीं से आप देखेंगे तो काजल के भी साक्ष्य मिले हैं, यहीं से लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं, तो यहीं से पाउडर के भी साक्ष्य मिले हैं, इसी यहीं से कब यानी कंघी के भी साक्ष्य मिले हैं, मिरर दर्पण के भी साक्ष्य मिले हैं। ओके, इसका मतलब यह है कि चान्हुदड़ो स्थल ऐसा है जहां से प्रसाधन की वस्तुएं अधिक मात्रा में पाई गई हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले साइड पर हम लोग आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, यह राजस्थान में स्थल है और राजस्थान में ओनली वन साइट है, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ से काले रंग की चूड़ियां अधिक मात्रा में पाई गई हैं, मिट्टी की बनी हुई। ओके, तो इसी आधार पर काले रंग की जो चूड़ियां यहाँ पर अधिक मात्रा में पाई गई हैं, इसी आधार पर इसे कालीबंगा कहा गया है, नाम पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, यानी फ्रोड लैंड का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। जोते हुए खेत के साक्ष्य का मतलब कि हल से जुताई की हुई फील्ड का एविडेंस हमें मिला है। ओके, यानी फील्ड का साक्ष्य मिला है, और यहाँ से इस खेत से 2 फसलों के बोए जाने का भी प्रमाण मिला है। नंबर 1 चना और नंबर 2 सरसों, यानी ग्राम एंड मस्टर्ड सीड। 2 फसल उगाए जाने का साक्ष्य मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा से जूते हुए खेत का हमें साक्ष्य मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है। यज्ञ कुंड का साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि संदर्भ सभ्यता में भी यज्ञ का प्रचलन था। ओके, यज्ञ का प्रचलन था, और यज्ञ का प्रचलन था तो हमें यह भी पता लगता है, अभी हम लोगों ने मोहनजोदड़ो में देखा है पुरोहित आवास का साक्ष्य, यानी पृष्ठ हाउस का भी हम लोगों ने एविडेंस पाया, साक्ष्य पाया। इसका मतलब यह है कि संदर्भ सभ्यता में पुरोहित लोग होते थे और पुरोहित लोगों के द्वारा ही धार्मिक क्रियाकलाप को संपादित कराया जाता था। ओके, इसलिए यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य, इसका मतलब कि वह लोग धार्मिक क्रियाकलापों में उनके यज्ञ का विधान था, और यज्ञ किससे संपन्न कराया जाता था, या धार्मिक जो क्रियाकलाप था किसके द्वारा संपादित कराया जाता था, बाई प्रीस्ट यानी पुरोहित के द्वारा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले साइड पर हम लोग आते हैं सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा भी गुजरात में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, यहाँ पर ऊपर एक पॉइंट अभी और हम लोग देख लेते हैं कालीबंगा में। यहाँ से ऊंट की हड्डी के भी साक्ष्य मिले हैं। ओके, ऊंट के हड्डी के भी साक्ष्य पाए गए हैं, एग्जाम में कई बार यह पूछा भी गया है। अगला पॉइंट है, यहाँ से कब्र के भी साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ से कब्र के साक्ष्य पाए गए हैं, और एक कब्र में बच्ची को दफनाए जाने का व्यूरेट यानी दफनाए जाने का एविडेंस हमें मिला है, और उसके मस्तक में छिद्र पाया गया है। तो ऐसा पता लगता है कि शल्य क्रिया के बारे में, सर्जरी के बारे में संदर्भ सभ्यता के लोगों को जानकारी
थी। ओके, यह इंपॉर्टेंट है। कहां से सर्जरी के बारे में, शल्य क्रिया के बारे में जानकारी मिलती है? तो कालीबंगा से। ओके, आगे बढ़ते हैं अब लोग सुरकोतड़ा। तो सुरकोतड़ा में हम लोगों ने देखा कि यहाँ से घोड़े के जबड़े का साक्ष्य मिला। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डी अथवा घोड़े के जबड़े का एविडेंस हमें कहां से प्राप्त होता है? तो वह सुरकोतड़ा साइट से या स्थल से प्राप्त होता है। अगला इंपॉर्टेंट साइट है लोथल। ओके, लोथल भी गुजरात में स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है यहाँ से कि यहाँ से बंदरगाह अथवा सी पोर्ट अथवा जिसे गोदीबाड़ा भी कहते हैं, गोदीबाड़े का हमें यहाँ से एविडेंस प्राप्त होता है। कहां से? लोथल से, यानी लोथल से बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त होता है। और ऐसा पता लगता है जिससे यह ज्ञात होता है कि संधव निवासी का इंटरनेशनल जो व्यापार था वह लोथल से ही संपन्न किया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ से डॉकयार्ड अथवा गोदीबाड़े का एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है। इसके बाद यहाँ से कृषि करने का भी साक्ष्य मिला है। कृषि में धान और बाजरे का भी साक्ष्य मिला है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोथल साइट से यानी स्थल से। ओके, तो चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला है। अगला जो पॉइंट है, आटा चक्की का भी एविडेंस पाया गया है, यानी जो फ्रॉड मिल होता था उसके भी एविडेंस पाए गए हैं। यहाँ पर आटा चक्की का प्रमाण लोथल से पाया गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यहाँ से फारस से व्यापार होता था, इस बात के भी प्रमाण मिले हैं। और इस बंदरगाह से होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ से सील यानी मुहर प्राप्त हुई है, फारस की मुहर। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, फारस की मुहर लोथल से प्राप्त हुई है। ओके, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से युगल समाधान का भी साक्ष्य मिला है। मतलब यहाँ से एक कब्र मिली है और कब्र में युगल समाधान यानी कपल को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सती प्रथा का साक्ष्य, विद्वान इसे सती प्रथा के रूप में देखते हैं कि संदर्भ सभ्यता में भी सती सिस्टम या सती प्रथा था। क्यों था? क्योंकि लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य में मिलता है, तो इसलिए सती प्रथा के प्रमाण के रूप में इस युगल समाधान को ये लोग देखते हैं। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि इस लोथल साइट से, स्थल से एक मिट्टी का बर्तन मिला है जिस पर ग्रेप्स यानी अंगूर और लोमड़ी का साक्ष्य मिला है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उनका भी हमें विवरण इस लोथल स्थल से प्राप्त होता है, या संदर्भ सभ्यता में पंचतंत्र की घटनाओं का भी हमें जानकारी या उल्लेख मिलता है। उस पर जैसे पंचतंत्र की घटनाओं चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग भी सुने होंगे कि लोमड़ी और अंगूर की जो एक शॉर्ट स्टोरी है, कहानी है कि फॉक्स जो है, लोमड़ी जो है, ग्रेप्स अंगूर के गुच्छे को पाने का प्रयास करती है, जंप करती है, लेकिन जब उसे नहीं मिलता है तो फिर वह चली जाती है। और कहावत क्या है कि अंगूर खट्टा है, यानी जब उसे लक्ष्य नहीं मिल पाया या वह मिल नहीं पाया जिसका वो प्रयास की, तो बोली कि वह चीज हमारे लिए बेकार था। तो पंचतंत्र की घटनाओं के बारे में जो एविडेंस मिलता है वह लोथल साइट से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो कहां से एविडेंस मिलता है? लोथल से मिलता है। और एक मिट्टी के बर्तन पर अंगूर और लोमड़ी का चित्र अंकित है जिसे पंचतंत्र की कथानक का, ओके, पंचतंत्र की कहानी को प्रदर्शित करता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला जो हम लोग पॉइंट देखते हैं, बड़वाली। बड़वाली इंपॉर्टेंट है। बड़वाली से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, अथवा मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना, ऐसे आप कह सकते हैं, मिला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक भवन में, एक हाउस में धावन पात्र के साक्ष्य मिले हैं। धावन पात्र से तात्पर्य है वाश बेसिन। ओके, तो वाश बेसिन के साक्ष्य हमें मिले हैं बड़वाली से। तो यह इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है उनको हम लोग देखते जा रहे हैं। अगला साइट है राखीगढ़ी। ओके, अगला स्थल राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट है। और राखीगढ़ी स्थल की खुदाई वर्तमान में जारी है। ओके, डेक्कन विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के जो एंशिएंट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं उनकी देखरेख में किया जा रहा है। और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, इन लोगों द्वारा किया जा रहा है या इसकी खुदाई करवाई जा रही है वर्तमान में। और यह
हरियाणा स्टेट में, राज्य में, जींद जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में इसका एक्सकवेशन जारी है, खुदाई जारी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अधिक मात्रा में मिट्टी के बर्तन अभी भी मिल रहे हैं। ब्यूरियल यानी कब्र के भी साक्ष्य मिले हैं, कब्र मिला है। और यहाँ से एक कब्र ऐसा मिला है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि एक कब्र ऐसा मिला है जिसे विद्वानों ने प्रेमी युगल का नाम दिया है। ओके, तो प्रेमी युगल का नाम दिया है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यानी एक कब्र में स्त्री और पुरुष को दफनाया गया है, और जो पुरुष कंकाल है यानी नर कंकाल है, वह स्त्री कंकाल की तरफ ऐसे करवट लेटे हुए दिखाया गया है। तो विद्वानों ने इसलिए इसे प्रेमी युगल का नाम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लोथल से हम लोगों ने देखा था युगल समाधान का साक्ष्य सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, लेकिन यहाँ से प्रेमी युगल का साक्ष्य राखी गढ़ी से, और राखी गढ़ी की खुदाई वर्तमान में जारी है, अभी हाल में ही यहाँ से मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में जींद जिले में प्रेमी युगल का एक कब्र मिला है जिसे प्रेमी युगल का नाम दिया गया है। ओके, मिट्टी के बर्तन इत्यादि अन्य भी एविडेंस यहाँ से प्राप्त हुए हैं, भवन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है धौलावीरा, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है या पॉइंट्स है। ओके, अगला जो है धौलावीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में यह गुजरात स्टेट में है, गुजरात राज्य में है, और कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात में। और यहाँ पर भी जो अब इसके पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, यहाँ पर फिर हम लोग कर लेते हैं कि लगभग सभी स्थानों से 2 टीले के वी फाउंड, जो हमें एविडेंस मिले हैं वह 2 टीले का मिले हैं, यानी एक नगर टीला, एक दुर्ग टीला। लेकिन यहाँ से हमें 3 टीले का साक्ष्य मिल रहा है, यानी वी फाउंड 3 माउंट, 3 टीले का हमें साक्ष्य यहाँ से मिला है। और पूर्व में नगर टीला, नगर की बनावट उसी रूप में है, उसी नियम पर आधारित है, पूर्व में नगर है। मध्य और पश्चिम में सिटाडेल है, यानी दुर्ग टीला है, दुर्ग मिला है। और मध्य में भी नगर मिला है जिसे अवम नगर अथवा मिडिल सिटी अथवा मध्य नगर के नाम से जाना जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि धौलावीरा में 3 टीला मिला है, 2 पर नगर मिला है, बसा हुआ था, और 1 पर दुर्ग टीला मिला है। ओके, और दुर्ग में कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर राजतंत्र सिस्टम जो भी रहा हो, राजनीतिक व्यवस्था पर अभी क्लियर जानकारी नहीं मिल पाई है। तो जो भी रहा हो, राजतंत्र रहा हो, राजा रहता होगा, या फिर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा संत और सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि का को ही देख रेख की जाती रही होगी। ओके, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है धौलावीरा से, यहाँ से भवन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो भवन के साक्ष्य तो सभी स्थानों से मिले हैं, सभी साइड से मिला है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंस यह है कि यहाँ पर जो भवन है उनमें पत्थरों का प्रयोग किया गया है, यानी ब्रिक्स के स्थान पर, ब्रिक्स का मतलब कि जो मिट्टी के बने या पक्की ईंटी के, या ऐसे आप कह सकते हैं ईंट, तो पक्की ईंट और कच्ची ईंट का प्रयोग भवनों में किया गया है संत सभ्यता से। लेकिन यहाँ पर भवनों में ईंट के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया गया है, यह इंपॉर्टेंट है, और वह भी तरासे गए पत्थर। ओके, तो जो स्टोन है ब्रिक्स साइज में, वह तरासे गए पत्थर के रूप में यहाँ पर भवन बनाए गए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि संत सभ्यता के किस स्थल पर पत्थर के भवन का निर्माण किया गया है या पत्थर के भवन बनाए गए हैं, तो वह है धौलावीरा। ओके, और कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि कहां पर, किस स्थान से भवनों में पत्थर चीने तरासे गए पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो वह है धौलावीरा। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जलाशय का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से जलाशय का साक्ष्य मिला है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ब्लैक बोर्ड का साक्ष्य मिला है, और ब्लैक बोर्ड का जो साक्ष्य मिला है यह धौलावीरा साइट है। ब्लैक बोर्ड का साक्ष्य मिला है और उस पर 10 लिपियों का अक्षर खुदा है, जिसे एग्जाम में कभी कभी इंस्क्रिप्शन भी कर देता है, अभिलेख कहाँ से पाए गए हैं। तो जो ब्लैक बोर्ड है इसी को अभिलेख भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह दीवार पर बना है, और दीवार किसका है? स्टोन का, पत्थर का बना हुआ। ओके, इसलिए इसे विद्वानों द्वारा इंस्क्रिप्शन अभिलेख भी कहा जाता है। क्लियर बातें?
आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यहाँ से स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है, यानी खेल मैदान का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। अगला जो पॉइंट है, मिट्टी के बर्तन के भी यहाँ से साक्ष्य पाए गए हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट, तरासे पत्थर के बने भवन मिले गए हैं, यानी भवनों में तरासे गए पत्थर का प्रयोग किया गया है ईंट के स्थान पर। और प्राकृतिक जलाशय यानी जलाशय का साक्ष्य मिला है, ब्लैक बोर्ड का साक्ष्य मिला है, स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ पर जो टीले पाए गए हैं, 3 टीला पाया गया है, नगर टीला पूर्व में, मध्य में मध्य नगर और पश्चिम में दुर्ग टीला। ओके, अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं, कुड़ाल साइट। जो कुणाल है या कुड़ाल साइट है, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य मिले हैं। ओके, यानी चांदी के, सिल्वर के 2 मुकुट मिले हैं, क्राउन मिले हैं। इससे यह पता लगता है कि यहाँ पर जो गोल्ड स्मिथ की बस्तियां थी, यानी सुनारों की बस्तियां यहाँ पर बसी हुई थी। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया। अगला जो साइट है दायमाबाद, दायमाबाद सबसे दक्षिणतम स्थल है और वर्तमान में हम लोग डिस्कस भी पूर्व में कर चुके हैं। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, अहमदनगर जिले में। ओके, तो यहाँ से तांबे की बैलगाड़ी मिली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद सारथी युक्त रथ का भी साक्ष्य मिला है, यानी सारथी युक्त रथ भी यहाँ से मिला है, बैलगाड़ी भी मिली है, लेकिन वह किस चीज की बनी है? तांबे की। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट जो साइट थे, स्थल थे, और वहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हम लोग डिस्कस किए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन अथवा संदव सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था को देख लेते हैं। यहाँ से भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो संदव सभ्यता का जो समाज था वह मातृ प्रधान था, यानी मातृ प्रधान समाज था, इंपॉर्टेंट, यानी मैट्रिआर्कल सोसाइटी था। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय समाज जो था मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक नहीं था, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज नहीं था, यानी जो घर का मुखिया होता था वह पुरुष नहीं होता था, अपितु कौन होता था? स्त्रियां होती थी, यानी महिलाएं होती थी। इसीलिए मैट्रियार्कल सोसाइटी नाम दिया गया, यानी मातृ प्रधान समाज दिया गया। अगर ऐसा था तो हमारे इतिहास में, यानी इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में संदव सभ्यता का जो समाज था, सोसाइटी थी, वह पहला ऐसा समाज था जहां पर स्त्री प्रधान समाज का स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। इससे तात्पर्य यह लगता है कि संदव सभ्यता में स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक शिक्षित और पढ़ी लिखी थी, या फिर बराबर भी कह सकते हैं पढ़ी लिखी थी। और यहाँ पर जिस समाज में स्त्रियां, यह भी कहा जाता है कि जिस समाज में स्त्रियां या फीमेल क्लास जितना एजुकेटेड होता है, यानी शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है, वह समाज उतना ही विकसित होता है। तो इससे तात्पर्य यह है, या इससे मीनिंग यह निकलता है कि संदव सभ्यता का समाज इसीलिए विकसित था क्योंकि स्त्रियां भी समाज के विकास में पार्टिसिपेट करती थी या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही होंगी। क्यों? क्योंकि समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। तो यह इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला जो पॉइंट है, समाज वर्ग पर आधारित था, यानी समाज क्लास पर आधारित था। यानी वहां पर संदर्भ सभ्यता में हमें कास्टिज्म नहीं मिलता है, कास्ट का यानी जाति का स्वरूप हमें नहीं दिखाई पड़ता है, और जो वर्तमान में हमें जाति का स्वरूप दिखाई पड़ता है। ओके, वर्तमान हम लोग 21 सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी में आज भारत में भी जो कास्टिज्म हमें दिखाई पड़ रहा है, जाति व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, और यह कहीं ना कहीं समाज के विकास में बाधक है। इसीलिए कहा जाता है कि कास्ट सिस्टम क्लोज सिस्टम है, यानी एक समाज की बंद सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन संदर्भ सभ्यता वर्ग पर आधारित समाज था, इसलिए ओपन सोसाइटी थी, खुला समाज का स्वरूप था, विचार था, इसीलिए वह समाज अधिक विकसित हो गया था। ओके, अगला हम लोग रिलीजन यानी धर्म पर डिस्कस कर लेते हैं। धर्म में हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर संदर्भ सभ्यता में मानव पूजा होती थी। ओके, यानी मानव पूजा में जो पुरुष देवता यानी गॉड एंड गॉडेस आप कह सकते हैं, गॉड वर्शिप एंड गॉडेस वर्शिप। तो पुरुष देवता की पूजा, पुरुष देवता में मानव पूजा में पुरुष देवता और स्त्री देवी की पूजा होता था। ओके, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पुरुष देवता में पाशुपति शिव का
के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पाशुपत शिव यानी लॉर्ड शिवा के पूजा करने की जानकारी मिलती है, मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो मदर गॉडेस है यानी वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस यानी मातृ देवी यानी स्त्री देवी के रूप में पूजा की जाती थी, मातृ देवी की इंपॉर्टेंट है। और मातृ देवी की मूर्तियां संदव सभ्यता में सबसे अधिक पाई गई है। ओके, अगला पॉइंट है वृक्ष पूजा। संदव सभ्यता में ट्री वर्शिप भी होता था, वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। अगला पॉइंट है और वृक्ष पूजा में केले की पूजा यानी बनाना ट्री, इसके बाद पीपल ट्री यानी पीपल के वृक्ष की पूजा, इसके बाद केले की पूजा। आज भी यह इन ट्री यानी वृक्षों की पूजा का प्रचलन समाज में देखने को मिलता है। इसके बाद नाग पूजा, नाग पूजा से तात्पर्य है स्नेक वर्शिप, और आज भी हिंदू धर्म में नाग पूजा स्नेक वर्शिप का स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। और इसी पर एक त्योहार फेस्टिवल आता है नाग पंचमी, एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष। ओके, तो संदव सभ्यता में भी नाग पूजा था। जल पूजा वाटर वर्शिप संदव सभ्यता में भी था, वर्तमान में भी दिखाई पड़ता है। और जल पूजा का प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से दिखाई पड़ता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अगला जो साइट है अग्नि पूजा यानी फायर वर्शिप। फायर वर्शिप का भी प्रमाण हमें मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी हड़प्पन सभ्यता में अग्नि पूजा। और फिर हम लोग देखते हैं कि अग्नि पूजा का विस्तृत उल्लेख हमें कालीबंगा से मिलता है, जहां पर हमें अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला। ओके, इसके अलावा एनिमल वर्शिप यानी पशु पूजा का भी साक्ष्य मिलता है। और पशु पूजा में दो तरह के पशु, एक सामान्य पशु, सामान्य पशु से तात्पर्य है पाशुपत शिव यानी भगवान शिव के नंदी बैल देख लीजिए। तो एक ऑक्स यानी सामान्य जनरल जो एनिमल है उनकी पूजा यानी टाइगर, लायन इत्यादि की पूजा आज भी किया जाता है। दुर्गा देवी इत्यादि के जो देवियां हैं यानी गॉडेस हैं, उनके जो आप कह लीजिए कि प्रमुख पशुओं के रूप में पूजा इनके करने का प्रमाण मिलता है। भगवान शिव की सवारी, नंदी की पूजा यानी बैल की पूजा, इसी तरह दुर्गा देवी की सवारी जो शेर की है आज भी मिलता है, टाइगर बाघ का। तो उस समय भी था, यह इसे सामान्य पशु कहते हैं। तो वर्तमान में भी सामान्य पशु का उल्लेख मिलता है। और पशुओं में दो तरह के पशु, सामान्य पशु और संश्लिष्ट। संश्लिष्ट से तात्पर्य है विशिष्ट पशु या विशेष पशु। विशेष पशु से तात्पर्य है कि मोहनजोदड़ो से मतलब संदव सभ्यता से कुछ ऐसे मुहर पर या फिर खिलौने कुछ ऐसे मिले हैं कि उसका बॉडी यानी धड़ अलग पशु का, और उसका जो सिर कह लीजिए वह अलग पशु का। यानी एक भैंसे का जो स्ट्रक्चर मिला है, बॉडी स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें सिर बकरे का लगा है। तो कुछ इस तरह के, तो यह सामान्य पशु के अंतर्गत नहीं आ पाते हैं, अपितु संश्लिष्ट पशु के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के पशुओं की पूजा, सामान्य पशु और संश्लिष्ट पशु। तो यह सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे संदव सभ्यता के, जो आपके एग्जाम में टू दी पॉइंट पूछे जाते हैं, हम लोग डिस्कस किए। फिर हम लोग एग्जाम के बाद इन टॉपिकों पर डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके।